नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का, जिसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 13 क्लास से कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी जो क्लास रहेगी ये रहेगी 14 क्लास, या अपन कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 14 रहेगा। हम चर्चा कर रहे थे कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। हमने 3 प्रकार देखे थे: वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन विलयन। इन तीनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया था और अंत में हमने कोलोइड की प्रावस्थाएं भी देख ली थी। कोलोइड की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। आज उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोलोइड का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। और कोलोइड का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि हम प्रत्येक आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण देखेंगे। पहला आधार ले रहा हूं मैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण, यानी इसको मैं कैपिटल ए दे रहा हूं। पहला आधार लिया है मैंने परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण, के आधार पर कोलोइड। देखो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कोलोइड का मतलब कोलोइडी विलयन है। कोलोइड का वर्गीकरण परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण। देखो इसमें अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हम परिक्षेपण माध्यम लेंगे उसी के आधार पर कोलोइडी विलयन का नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पर तो मैं ले लूँ परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और इधर कोलोइड का नाम, या अपन कह सकते हैं कोलोइड का प्रकार। कोलोइड का प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। यानी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलोइड का नाम रखा जाता है। जैसे मान लो परिक्षेपण माध्यम जल हो तो कोलोइड का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोसोल। क्या कहेंगे? हाइड्रोसोल। और यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो, यानी एल्कोहल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में लिया जाए तो कोलोइड का नाम क्या हो जाएगा? एल्कोसोल। क्या कहेंगे? एल्कोसोल। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में बेंजीन लिया जाए, बेंजीन, तो कोलोइड का नाम हो जाएगा बेंजोसोल। क्या कहेंगे? बेंजोसोल। और यदि परिक्षेपण माध्यम हमारे पास गैस है, गैस कह सकते हैं या वायु कह सकते हैं, वायु या गैस, तो कोलोइड का नाम क्या हो जाएगा? एरोसोल। एरोसोल। तो इस प्रकार से हम
लिए गए परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइड का नाम लिख सकते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो हम कोलॉइड को हाइड्रोसोल कहते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो कोलॉइड को हम एल्कोसोल कहते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में बेंजीन लिया गया है तो कोलॉइड को बेंजोसोल कहते हैं। और यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में वायु या गैस है तो हम कोलॉइड को एरोसोल कहते हैं। तो ये एक छोटा सा वर्गीकरण था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण। अब ले रहे हैं हम सेकंड आधार। सेकंड आधार इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड आधार ले रहा हूं मैं परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। यानी पहला आधार हमने देख लिया परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। अब ले रहा हूं मैं सेकंड आधार। इसको हम कैपिटल बी से लिखेंगे। कैपिटल बी से क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण। तो इसको मैं कैपिटल बी नाम दे रहा हूँ। क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण। देखो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइड 8 प्रकार के होते हैं और इन 8 प्रकार के कोलॉइड को हम एक टेबल की सहायता से देखते हैं। देखो मैं पहले टेबल बना रहा हूँ। पहला कॉलम तो बना लूँ मैं क्रम संख्या का। दूसरा कॉलम रहेगा हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था का। परिक्षिप्त प्रावस्था पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम परिक्षिप्त प्रावस्था का, तीसरा कॉलम रहेगा परिक्षेपण माध्यम का। परिक्षेपण माध्यम। चौथा कॉलम रहेगा कोलॉइड तंत्र का नाम। कोलॉइड तंत्र का नाम कह सकते हैं या कोलॉइड का प्रकार भी हम कह सकते हैं। कोलॉइड तंत्र का नाम। और अगला कॉलम रहेगा एग्जाम्पल का, यानी उदाहरण का। कोई दिक्कत नहीं है, हमने टेबल के कॉलम बना लिए हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा कॉलम परिक्षिप्त प्रावस्था का, तीसरा कॉलम परिक्षेपण माध्यम का, चौथा कॉलम कोलॉइड तंत्र का नाम, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोलॉइड का प्रकार, और अगला कॉलम रहेगा एग्जाम्पल का। अब देखो, अब हम ले रहे हैं फर्स्ट परिक्षिप्त प्रावस्था तो गैस है, परिक्षेपण माध्यम
द्रव्य है। समझना इस बात को, यानी हमने परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तो गैस लिया है और परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव्य लिया है, तो बनने वाला कोलॉइड उसको हम बोलेंगे क्या? झाग। बस इसको आपको ध्यान में रखना है कि कोलॉइड बनने वाला कोलॉइड तंत्र उसका नाम क्या है? झाग बोल सकते हैं या इसको हम फोम कह सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो अपन क्या कह सकते हैं? सोडा वाटर का झाग, सोडा वाटर के झाग, या अपन कह सकते हैं साबुन के झाग, साबुन के झाग। ये एग्जाम्पल हैं किसके? गैस परिक्षिप्त प्रावस्था और द्रव्य परिक्षेपण माध्यम में बनने वाले कोलॉइड के एग्जाम्पल। सोडा वाटर के झाग, साबुन के झाग, कोई दिक्कत नहीं है। ले रहे हैं हम सेकंड प्रकार। सेकंड ले रहा हूं मैं, परिक्षिप्त प्रावस्था तो गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो कोलॉइड तंत्र का जो नाम होगा उसे हम बोलेंगे, या तो बोल सकते हैं ठोस झाग, ठोस झाग, या हम कह सकते हैं ठोस फोम। क्या कह सकते हैं? ठोस झाग या ठोस फोम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अपन कह सकते हैं जो केक है या ब्रेड, केक, ब्रेड, या अपन कह सकते हैं सूखे हुए समुद्री झाग। क्या कह सकते हैं? सूखे हुए समुद्री झाग। केक, ब्रेड, सूखे हुए समुद्री झाग, ये एग्जाम्पल हैं ठोस झाग के या ठोस फोम के। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होगी, परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा। ले रहे हैं तीसरा। तीसरा हमारा होगा परिक्षिप्त प्रावस्था तो द्रव्य होगी और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, और हम इसको बोलेंगे द्रव्य एरोसोल। क्या बोलेंगे? द्रव्य एरोसोल। और द्रव्य एरोसोल के एग्जाम्पल अपन लें तो कोहरा। क्या कहेंगे? कोहरा, बादल, कोहरा, बादल। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कीटनाशक का छिड़काव। क्या कहेंगे? कीटनाशक का छिड़काव। यह भी द्रव्य एरोसोल का एग्जाम्पल है। कोहरा, बादल, कीटनाशक का छिड़काव। अगला लेपन, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव्य है। तो बनने वाला कोलॉइडी तंत्र कहलाएगा पायस। इंपॉर्टेंट है भाई, पायस, या इसको कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन। कोई दिक्कत नहीं है, पायस या इमल्सन, स्टार लगा लेना। हम पायस को आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल अपन लें इसका तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध, या अपन कह सकते हैं तेल जल मिश्रण, तेल जल मिश्रण। और जो दवाइयाँ होती हैं वे भी पायस के रूप में ही होती हैं, तो अपन लिख सकते हैं दवाइयाँ। ले रहे हैं नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो? द्रव्य, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस। तो इस प्रकार के कोलॉइड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जेल। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और एग्जाम्पल अपन लें तो देखो पनीर, पनीर,
मक्खन, जेली और बूट पॉलिश। बूट पॉलिश कोई दिक्कत नहीं है। पनीर, मक्खन, जेली, बूट पॉलिश ये एग्जाम्पल हैं जेल के। जेल हम किस कोलोइडल विलयन को कहेंगे? जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, उस स्थिति में हम बनने वाले कोलोइड को जेल कहते हैं। ले रहे हम अगला, परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो? ठोस। और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस। तो इसे बोलेंगे ठोस एरोसोल। ठोस एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल होता है, अपन कह सकते हैं एक तो धुआं, क्या कहेंगे? धुआं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं धूल का तूफान। धूल का तूफान। या अपन आंधी भी ले सकते हैं। देखो तेज आंधी चलती है तो उसमें हवा में धूल के कण तैरते रहते हैं, तो धुआं, धूल का कण, धूल का तूफान, या अपन कह सकते हैं आंधी। ये एग्जाम्पल किसके हैं? ठोस एरोसोल के। ले रहे नेक्स्ट, परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो? ठोस। और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव्य। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सोल। क्या बोलेंगे? सोल। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, देखो सोने का सोल, सोने का सोल, या अपन कह सकते हैं गोंद का सोल, गोंद का सोल, या अपन ले सकते हैं प्रोटीन का सोल। सोल का मतलब कोलोइडल विलयन, प्रोटीन का सोल। या अपन ले सकते हैं पेंट, यानी दीवारों पे करने वाला पेंट। सोने का सोल, गोंद का सोल, प्रोटीन का सोल, पेंट इत्यादि। अगला हम लेंगे 8 नंबर, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो इसे बोलेंगे ठोस सोल। क्या बोलेंगे? ठोस सोल। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, या अपन कह सकते हैं रत्न, या अपन ले सकते हैं रूबी ग्लास। मिश्र धातुएं, रत्न, रूबी ग्लास ये एग्जाम्पल हैं ठोस सोल के। तो देखो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलोइडों को हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमने लिया परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव्य। तो कोलोइड तंत्र का नाम क्या होगा? झाग या फोम। एग्जाम्पल लिया हमने सोडा वाटर के झाग, साबुन के झाग। दूसरा हमने क्या कहा कि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो उसे ठोस झाग या ठोस फोम कहेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने केक, ब्रेड, सूखे हुए समुद्री झाग। तीसरा हमने लिया परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो, तो इसे बोलेंगे द्रव्य एरोसोल। क्या बोलेंगे? द्रव्य एरोसोल। एग्जाम्पल हमने लिया कोहरा, जिसे हम धुंध भी कहते हैं, कोहरा, बादल, कीटनाशक का छिड़काव। चौथा हमने लिया परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो। इंपॉर्टेंट है भाई ये, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यदि दोनों द्रव हों
तो बनने वाले कोलॉइड को हम पायस या इमल्सन कहते हैं। वापस से बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखोगे, हम इसको आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने दूध, तेल जल का मिश्रण और दवाइयाँ। फिर हमने लिया कि परीक्षित प्रावस्था द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो इसे हम बोलेंगे जेल। बनने वाले कोलोइडी तंत्र का नाम क्या होगा? जेल। एग्जाम्पल लिया पनीर, मक्खन, जेली, बूट पॉलिश। नेक्स्ट हमने लिया कि परीक्षित प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो, तो इसे बोलेंगे ठोस एरोसोल। एग्जाम्पल लिया हमने धुआं, धूल का तूफान या आंधी। नेक्स्ट हमने लिया कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो बनने वाले कोलोइडी तंत्र का नाम होगा सोल। जैसे सोने का सोल, गोंद का सोल, प्रोटीन का सोल और पेंट। नेक्स्ट हमने लिया कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस अवस्था में हो, तो उसे बोलेंगे ठोस सोल। और एग्जाम्पल लिया हमने मिश्र धातुएं और रत्न, रूबी ग्लास। ये क्या हैं? ये ठोस सोल के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, यानी हमने यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को हमने गैस अवस्था में नहीं लिया। देखो, हम कह सकते हैं कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों यदि गैस अवस्था में होंगे, तो बनने वाला जो मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण होगा, जिसे हम कोलॉइड की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है समांगी मिश्रण तो वास्तविक विलयन की विशेषता होती है। तो याद रखोगे आप, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों को हम गैस अवस्था में नहीं लेंगे, क्योंकि यदि दोनों को गैस अवस्था में लेंगे तो समांगी मिश्रण का निर्माण होगा और उसको हम कोलॉइड की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा दूसरा आधार हो गया, कौन सा? कि परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण। याद रखोगे आप इसको। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलो इसको अब हटाएंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट आधार। नेक्स्ट आधार अपन लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर हम कोलॉइड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। यानी हमने दो आधार देख लिए हैं। अब हम तीसरे आधार की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा आधार मैंने कौन सा बताया आपको? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम तीसरा आधार कौन सा रहेगा हमारा? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर। यानी हम इसको कैपिटल सी दे सकते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था व
परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण आधार पर कोलॉइड का वर्गीकरण, या अपन कह सकते हैं कोलॉइडी विलयन का वर्गीकरण। कोई दिक्कत नहीं है। हमने तीसरा आधार लिया है, कौन सा? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला लिख रहा हूं मैं, पहला है द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव विरोधी या द्रव स्नेही ले लेते हैं पहले। चलो पहले द्रव स्नेही की बात कर लेते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड, देखो एक नाम तो है इसका द्रव स्नेही कोलॉइड, दूसरा इसको हम बोलते हैं द्रवरागी कोलॉइड। क्या कहेंगे? द्रवरागी कोलॉइड। द्रवरागी कोलॉइड, और इसे हम कहते हैं लियोफिलिक। क्या कहेंगे? लियोफिलिक कोलॉइड। लियोफिलिक कोलॉइड। देखो हमने परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइड को दो भागों में डिवाइड किया। पहला प्रकार मैंने कौन सा बताया आपको? द्रव स्नेही कोलॉइड, या इसको द्रवरागी कोलॉइड भी कहते हैं, और इसे हम लियोफिलिक कोलॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कि वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं।
या द्रव्यरागी कोलोइड कहलाते हैं। अब देखो, यदि हमारे पास परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो तो इन्हें हम जल स्नेही कोलोइड कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में, यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो या जल लिया जाए, एक ही बात है, जल हो, तो इन्हें जल स्नेही कोलोइड, तो इन्हें जल स्नेही कोलोइड, यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलोइड, जल स्नेही कोलोइड कहते हैं। क्या बताया मैंने? वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो तो इन्हें क्या बोलेंगे? जल स्नेही कोलोइड कहते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक कोलोइड। अब हम द्रव स्नेही कोलोइड के एग्जाम्पल की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं स्टार्च का कोलोइडी विलयन, स्टार्च का कोलोइडी विलयन, या अपन ले सकते हैं गोंद का कोलोइडी विलयन, गोंद का कोलोइडी विलयन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन प्रोटीन का कोलोइडी विलयन, प्रोटीन का कोलोइडी विलयन, प्रोटीन का कोलोइडी विलयन। देखो, स्टार्च का सोल भी कह सकते हैं, स्टार्च का सोल यानी स्टार्च का कोलोइडी विलयन, ऐसे ही गोंद का सोल यानी गोंद का कोलोइडी विलयन, और इस प्रकार प्रोटीन का कोलोइडी विलयन। ये सभी एग्जाम्पल द्रव स्नेही कोलोइड के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया द्रव स्नेही कोलोइड या द्रव्यरागी कोलोइड। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार ले रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरा हमारा रहेगा द्रव विरोधी। क्या कहेंगे? द्रव विरोधी कोलोइड, द्रव विरोधी कोलोइड, या इसे हम बोलेंगे द्रव विरागी। देखो, इसको कहा द्रव रागी, इसको बोलेंगे द्रव विरागी, द्रव विरागी कोलोइड, यानी हम इसको कहेंगे लियोफोबिक। क्या बोलेंगे? लियोफोबिक कोलोइड। इसको क्या कहा? लियोफिलिक कोलोइड, इसको कहेंगे लियोफोबिक कोलोइड। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रकार हमारा है द्रव विरोधी कोलोइड या द्रव विरागी कोलोइड। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वे कोलोइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। क्या कहेंगे? वे कोलोइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल
नहीं पाया जाता है, आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहा कि वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया जाए तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जल विरोधी कोलॉइड कहेंगे। यानी अपन कह सकते हैं यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में, यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो तो इन्हें जल विरोधी कोलॉइड कहते हैं, जल विरोधी कोलॉइड। यानी हम इन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहते हैं। बात सीधी सी ये है, यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लेते हैं तो इन्हें हम जल विरोधी कोलॉइड कहते हैं। देखो इनको क्या कहा था, इनको कहा था जल स्नेही, क्या कहा था, जल स्नेही कोलॉइड, और इन्हें क्या बोलेंगे, जल विरोधी कोलॉइड। तो ये हमारे दो प्रकार हो गए, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइड के प्रकार। पहला प्रकार हमने देखा द्रव स्नेही कोलॉइड, इसको हम द्रव रागी कोलॉइड भी कहते हैं, यानी लियोफिलिक कोलॉइड। इसके बारे में हमने क्या कहा कि वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया जाए यानी जल हो तो इन्हें जल स्नेही कोलॉइड यानी हाइड्रोफिलिक कोलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल लिए हमने स्टार्च का कोलॉइडी विलयन, गोंद का कोलॉइडी विलयन और प्रोटीन का कोलॉइडी विलयन, ये सभी द्रव स्नेही कोलॉइड के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार हमने लिया द्रव विरोधी कोलॉइड, या इसे कहते हैं द्रव विरागी कोलॉइड। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, लियोफोबिक कोलॉइड। इसके बारे में हमने क्या कहा कि वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो तो इन्हें जल विरोधी कोलॉइड यानी हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहते हैं। और यदि हम द्रव विरोधी कोलॉइड के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे, धातु के सोल यानी धातु के कोलॉइडी विलयन। इसके अलावा हम कह सकते हैं अधातु के सोल या अधातु के कोलॉइडी विलयन। यानी बात सीधी सी है, धातुओं के अधिकांश सोल क्या होते हैं, द्रव विरोधी सोल होते हैं या द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं। यहाँ पर धातु के सोल का मतलब क्या, धातु का कोलॉइडी विलयन। अधातु के सोल का मतलब क्या हुआ, अधातु का कोलॉइडी विलयन। तो ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब हम द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि द्रव स्नेही कोलॉइड व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर लिखिए। तो अब हम टेबल बना के अंतर देखेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, द्रव स्नेही कोलॉइड व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर। देखते हैं कौन कौन से अंतर हैं इनमें। तो अब हम टेबल बना के अंतर देखते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर। अब हम लेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम द्रव स्नेही व द्रव विरोधी द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर। कोलॉइड में अंतर, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर। और अंतर हम सारणी की सहायता से देखेंगे। देखो इधर तो मैं ले रहा हूं, पहला जो कॉलम होगा वो होगा गुणों का, यानी हम गुणों के आधार पर इनमें अंतर देखेंगे, अलग अलग गुणों के आधार पर। तो पहला कॉलम तो रहेगा गुण का, ये लो। दूसरा कॉलम अपन लेंगे द्रव स्नेही कोलॉइड का, द्रव स्नेही कोलॉइड। और अगला कॉलम रहेगा हमारा द्रव विरोधी कोलॉइड का, द्रव विरोधी कोलॉइड। कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉलम तो है द्रव स्नेही कोलॉइड का। पहला कॉलम तो गुण का, यानी यहाँ पे हम अलग अलग गुण लेंगे। फिर दूसरा कॉलम द्रव स्नेही कोलॉइड का और तीसरा कॉलम द्रव विरोधी कोलॉइड का। अब देखो पहला गुण ले रहा हूं मैं आकर्षण बल का, समझना आप, आकर्षण बल, आकर्षण बल। देखो क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिख रहा हूं आकर्षण बल, आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। अब देखो कहाँ पाया जाएगा ये, हमें पता है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि द्रव विरोधी कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आकर्षण बल नहीं, आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये हमने पहला गुण लिया आकर्षण बल का। दूसरा गुण ले रहा हूं मैं निर्माण विधि, निर्माण विधि कह सकते हैं या
बनाने की विधि कह सकते हैं। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द्रवस्नेही कोलोइडों को परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाकर सीधे ही बनाया जा सकता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाकर सीधे ही बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। देखो वापस समझना इस पॉइंट को, यानी हम परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाकर डायरेक्ट हम द्रवस्नेही कोलोइड का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलोइड की, यानी हम इन्हें डायरेक्ट नहीं बना सकते, इनको बनाने के लिए विशिष्ट विधियां काम में लाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन्हें विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाया जाता है। क्या कहेंगे, इन्हें विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाया जाता है, विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने इनकी निर्माण विधि देख ली। अब ले रहा हूं मैं तीसरा गुणधर्म ले रहा हूं मैं प्रकृति का। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द्रवस्नेही कोलोइड की प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय क्यों होती है, देखो समझो इस बात को। जब हम द्रवस्नेही कोलोइड का स्कंदन करवाते हैं कोई विद्युत अपघटय मिलाकर या किसी भी विधि के द्वारा, तो हम परिक्षिप्त प्रावस्था को अलग कर लेते हैं। फिर हम उस परिक्षिप्त प्रावस्था को किसी परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर पुनः हम द्रवस्नेही कोलोइड का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रवस्नेही कोलोइड की प्रकृति क्या होती है, उत्क्रमणीय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्क्रमणीय। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलोइडों का स्कंदन करवाने के बाद हम पुनः इन्हें दोबारा से नहीं बना सकते। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति क्या होती है, अनुत्क्रमणीय। क्या होती है, अनुत्क्रमणीय। कोई दिक्कत नहीं है। द्रवस्नेही कोलोइड की प्रकृति उत्क्रमणीय, द्रव विरोधी कोलोइड की प्रकृति अनुत्क्रमणीय। ले रहे हम अगला गुणधर्म ले रहा हूं मैं स्थायित्व। 4 नंबर है स्थायित्व। अब देखो आप स्थायित्व में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द्रवस्नेही कोलोइड स्वतः स्थायी होते हैं। क्या कहेंगे, ये स्वतः स्थायी होते हैं, ये स्वतः स्थायी होते हैं। अब देखो इनकी बात करते हैं। द्रव विरोधी कोलोइड क्या होते हैं, अस्थायी। इसका मतलब इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें बाहर से स्थायी कारक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अतः इनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु स्थायित्व प्रदान करने हेतु इनमें स्थायी कारक मिलाए जाते हैं।
इनमें स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। द्रव स्नेही कोलोइड स्वतः स्थायी होते हैं, इसका मतलब इनमें हम स्थायी कारक नहीं मिलाते हैं, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड क्या होते हैं? अस्थायी। अतः इनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु इनमें स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ले रहा हूं मैं अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म ले रहा हूं मैं विद्युत अपघटय का प्रभाव। विद्युत अपघटय का प्रभाव। विद्युत अपघटय का प्रभाव। विद्युत अपघटय का प्रभाव। अब देखो, हम इनमें क्या कहेंगे? हम इनमें कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलोइड का स्कंदन करवाने के लिए विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब देखो, अधिक मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है समझो। क्योंकि हमें पता है द्रव स्नेही कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। इसलिए इनका स्कंदन करवाने के लिए हमें विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कंदन के लिए, स्कंदन के लिए विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब देखो, इनमें तो आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता। इसका मतलब इनका जब स्कंदन करवाएंगे तो विद्युत अपघटय की कम मात्रा के द्वारा ही इनका स्कंदन हो जाता है। यानी हम इनके लिए क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय की कम मात्रा के द्वारा ही, कम मात्रा के द्वारा ही स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो ये हमने विद्युत अपघटय का प्रभाव देख लिया। अगला गुण ले रहे हैं हम कणों की दृश्यता, कणों की दृश्यता। देखो, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि द्रव स्नेही कोलोइड के कणों को हम परासूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। क्या कहेंगे? परासूक्ष्मदर्शी, परासूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देखे जा सकते, आसानी से नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते। और द्रव विरोधी की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इन्हें परासूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। परासूक्ष्मदर्शी, परासूक्ष्मदर्शी से आसानी से, आसानी से देखे जा सकते हैं,
देखे जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगला गुण ले रहा हूं मैं 7 नंबर, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या कहेंगे? दर व सनई कोलोइड टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, तो यहां पे कहेंगे नहीं दर्शाते हैं। और इनके बारे में क्या कहेंगे? दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगला ले रहा हूं मैं श्यानता। श्यानता देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे दर व सनई कोलोइडों की श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। यानी हम कहेंगे इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है, की श्यानता से अधिक होती है, अधिक होती है। और द्रव विरोधी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के बराबर होती है। क्या कहेंगे? इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के बराबर होती है, की श्यानता के बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा श्यानता वाला गुण हो गया। अगला गुण ले रहा हूं मैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव देखो क्या कहेंगे? इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। इनका पृष्ठ तनाव, समझना आप ध्यान से, इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है, पृष्ठ तनाव से कम होता है, कम होता है। और इनकी बात करें तो क्या कहेंगे? इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखो एक गुणधर्म और है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो इनको मैं हटा रहा हूं। एक अंतिम गुणधर्म और है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो 10 नंबर का गुणधर्म ले रहा हूं मैं, जलयोजन। जल योजन देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि द्रव स्नेही कोलोइडों का जलयोजन आसानी से हो जाता है। क्या कहेंगे?
हम कह सकते हैं इनका जलयोजन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इनका जलयोजन आसानी से हो जाता है। और इनकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इनका जलयोजन आसानी से नहीं होता है, इनका जलयोजन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि इनका जलयोजन नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, हमें पता है द्रवसनयी कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल होता है। यानी वो क्या करेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होंगे, वो परिक्षेपण माध्यम के कणों को क्या करेंगे, आकर्षित। तो अपन कह सकते हैं कि इनका जलयोजन आसानी से हो जाता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइडों का जलयोजन नहीं होता है। तो ये हमने 10 गुणधर्मों के आधार पर द्रवसनयी कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड में अंतर देखा है। वापस से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला गुणधर्म हमने लिया आकर्षण बल का। क्या कहा कि द्रवसनयी कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव विरोधी कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। दूसरा गुणधर्म हमने लिया निर्माण की विधि, या ऐसे कह सकते हैं बनाने की विधि। हम द्रवसनयी कोलोइड को परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाकर सीधे ही बना सकते हैं, तो सीधे ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन द्रव विरोधी कोलोइडों को हम विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाते हैं। अगला गुण लिया हमने प्रकृति। द्रवसनयी कोलोइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और द्रव विरोधी कोलोइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। फिर हमने लिया स्थायित्व। ये स्वतः स्थायी होते हैं, अपने आप स्थायी होते हैं, इसलिए इनमें कोई स्थायी कारक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड क्या होते हैं, अस्थायी, अतः इनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु इनमें स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। अगला गुण लिया हमने विद्युत अपघटय का प्रभाव, यानी इनके स्कंदन के लिए विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि द्रवसनयी कोलोइडों का स्कंदन विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा मिलाने पर होता है। द्रव विरोधी में हमने क्या कहा कि विद्युत अपघटय की कम मात्रा के द्वारा ही इनका स्कंदन हो जाता है। अगला गुण लिया हमने कणों की दृश्यता। क्या कहा हमने कि द्रवसनयी कोलोइड के कणों को हम परासूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देख सकते, और द्रव विरोधी में क्या कहा कि परासूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। फिर हमने लिया अगला गुण टिंडल प्रभाव, यानी द्रवसनयी कोलोइड टिंडल प्रभाव लगभग नहीं दर्शाते हैं और ये दर्शाते हैं। फिर हमने लिया अगला गुण श्यानता। हमने क्या कहा कि इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है, और द्रव विरोधी में हमने क्या कहा कि इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के बराबर होती है। अगला गुण लिया हमने पृष्ठ तनाव। क्या कहा हमने कहा कि द्रवसनयी कोलोइड का पृष्ठ तनाव, यानी इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है, और द्रव विरोधी में हमने क्या कहा कि इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। और एक गुणधर्म हमने लिया जलयोजन। क्या कहा कि द्रवसनयी कोलोइड का जलयोजन हो जाता है, यानी आसानी से हो जाता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड का जलयोजन नहीं होता है। तो ये हमने द्रवसनयी और द्रव विरोधी कोलोइड में अंतर देख लिए। एक बार वापस से आपको कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप इन अंतरों को कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रवसनयी व द्रव विरोधी कोलोइड में अंतर लिखिए।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर लिखिए। तो देखो आज की इस क्लास में हमने कोलॉइडों का वर्गीकरण 3 आधारों पे देख लिया। पहला आधार हमने क्या लिया, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। दूसरा आधार हमने लिया परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने कोलॉइडों को 8 भागों में डिवाइड किया और वो 8 भाग हमने सारणी की सहायता से देख लिए। तो आप उस सारणी को भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। फिर हमने तीसरा आधार लिया परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो तीसरा आधार था हमारा, उसमें हमने 2 प्रकार के कोलॉइड देखे, एक द्रव स्नेही कोलॉइड, दूसरा द्रव विरोधी कोलॉइड। हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमने इनमें अंतर देख लिए। अब हमारा एक आधार और बचा हुआ है, चौथा आधार। वो आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। तो उस आधार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।